खैर मकदम है आप सभी का प्राइम डिबेट में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। होमोसेक्सुअलिटी और अननेचुरल सेक्स को बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस डिक्लेयर करने वाले सेक्शन 377 पर सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर सबसे बड़ी बहस शुरू हो चुकी है। इस मामले में रिव्यू पिटीशन खारिज होने के बाद क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की गई थी। आज 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने वकीलों ने अपनी दलील दी। एलजीबीटी कम्युनिटी की तरफ से वकील मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि धारा 377 सेक्सुअल मॉरलिटी को गलत तरीके से डिफाइन कर रही है। 165 साल पुरानी ब्रिटिश काल की नैतिकता कोई कसौटी नहीं हो सकती, क्योंकि वक्त के साथ सब कुछ बदलता है। साफ कहा गया कि गे, लेस्बियन, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर्स को इस सेक्शन की वजह से कई बार अपनी नौकरी तक से हाथ धोना पड़ता है और मॉरल पुलिसिंग के नाम पर उन्हें अजियत और जिल्लत सहनी पड़ती है, वो भी तब जबकि ऐसा होना उसकी खुद की इच्छा पर डिपेंड नहीं होता, क्योंकि वो तो इसी रुझान के साथ पैदा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले 2013 में दिल्ली हाईकोर्ट के 2009 के फैसले को कैंसिल कर ऐसे रिश्तों को क्राइम की कैटेगरी में बहाल किया था। अब पूरे देश की नजरें फिर सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं। क्या खत्म होगा सेक्शन 377 धारा 377? आज इसी मुद्दे पर होगी बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। हमजिन्स परस्ती क्राइम है या नहीं? सेक्शन 377 पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। क्या सुप्रीम कोर्ट का रुख बदलेगा? क्या नेचर से ज्यादा प्राइवेसी को तवज्जो मिलेगी? क्या सेक्शन 377 खत्म होनी चाहिए? हमजिन्स परस्ती जुर्म है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 377 पर समाअत की। वहीं कल भी इस मामले पर सुनवाई होगी। हमजिन्स परस्ती मामले में नेचर से ज्यादा प्राइवेसी को तवज्जो मिलेगी या फिर सेक्शन 377 खत्म कर दिया जाएगा? इन सवालों के जवाब अभी आने बाकी हैं। लेकिन भारत जैसे कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में जहाँ मेजॉरिटी लोग ट्रेडिशनल वैल्यूज में विश्वास रखते हैं और ऐसा मानते हैं कि 377 का औचित्य है, रहना चाहिए, वहीं एक सेक्शन जो अपने आप को प्रोग्रेसिव कहते हैं, उनका मानना है कि समाज अब परिपक्व हो चुका है और इस सेक्शन का कोई मायने नहीं है। तो हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे। दो अफराद के दरमियान रजामंदी या गैर रजामंदी के तौर पर गैर फितरी अमल पर अभी तक 10 साल तक कैद या फिर उम्र कैद की सजा हो सकती है। गुज़िश्ता दिनों से इस मामले में कानूनी लड़ाई चल रही है और अब ये मामला दिल्ली हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। स्पेसिफिकली राइट टू प्राइवेसी की बात की गई है एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन की बात की गई है। तो आई गेस ये सारे जो रेफरेंसेस है या फिर ये जो जजमेंट है जो कि खुद सुप्रीम कोर्ट से आए हुए हैं, वो लैंडमार्क जजमेंट है, जैसे ट्रांसजेंडर जजमेंट भी है। तो आई गेस ये सारी चीज़ें जो है वो काफ़ी सारा पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करेगी एंड वी आर होपफुल कि हमें कुछ ना कुछ सेक्शन 377 के बारे में अच्छा सा सुनाई दे। हमारा बोलना है हमारे घर के बीच पति पत्नी या दो दोस्तों में या दो कपल के बीच में जो भी होता है वो बाहर वाले के बोलने का कोई हक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद यह है कि सुप्रीम कोर्ट 2013 में जो वर्डिक्ट दिया था उसको ये अनडू करेंगे और 377 रिपील होगा। मतलब एक भारतीय नागरिक का अधिकार चाहिए, वो हक चाहिए। इसी वजह से ये मैं ये चाहती हूँ कि अभी सेक्शन 377 निकल जाए। बेनिफिट मुझे समाज में जीने का अधिकार मिलेगा, एक इंसान होने का अधिकार मिलेगा, ये मेरा हक है, मैं मेरा ही हक मांग रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट के कानूनी बेंच को अब 145 साल पुराने हमजिन्स परस्ती को जुर्म करार देने वाले कानून को बदलकर जाती जिंदगी और इंसानी हुकूक के साथ नजरसानी करना है और फैसला करना है कि जिन्स परस्ती क्राइम है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो क्या सेक्शन 377 को खत्म होना चाहिए? ये हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, डिबेट को ज्वाइन कर रहे हैं। मौलाना साजिद रशीदी साहब, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, आज हमारे साथ हैं। डॉक्टर एच एस रावत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। सुरेंद्र राजपूत साहब, कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन, वो हमारे साथ इस डिबेट को ज्वाइन कर चुके हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, नेशनल स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी के, वो हमारे साथ इस डिबेट में मौजूद हैं। और जस्टिस सीबी पांडे साहब लखनऊ से हमारे साथ लाइव डिबेट में जुड़ चुके हैं, फॉर्मर जज हैं। और थोड़ी देर में तहसीन पूनावाला, जो कि पीआईएल एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं,
वो भी आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे। थोड़ी देर में वो इस डिबेट को ज्वाइन करेंगे। लेकिन पहला सवाल गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब आपसे, सरकार की राय इसको लेकर क्या है? क्या धारा 377 सेक्शन 377 खत्म होना चाहिए क्या, या जिस तरह से क्रिमिनल क्लॉज जो है इसमें, जिसमें 10 साल तक की सजा हो सकती है, वो भी उस आधार पर कि 2 एडल्ट्स अपने बेडरूम में क्या कर रहे हैं, इसको आधार बनाकर 10 साल की सजा तक हो सकती है। तो ये क्रिमिनल क्लॉज क्या रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए? आज की तारीख में, आज के माहौल में क्या सेक्शन 377 का कोई मतलब है या नहीं है? सरकार की, आपकी पार्टी की राय क्या है इस पर? देखिए, अभी कोई जो फाइनली जो कोर्ट का वर्डिक्ट होगा वही सबको मान्य होगा। और जहां तक बात यह है कि क्रिमिनलिटी के बारे में बहुत सारे ऑब्जेक्शंस हैं लोगों को, और कहीं ना कहीं यह बात होती है कि यह जो क्रिमिनलिटी इसको डिक्लेयर करना है वो कोई भी किसी के भी लोगों के चर्चा में आता है या डिबेट में आता है, तो ये जो क्रिमिनलिटी डिक्लेयर करना ये टू हार्श है। और ऐसा कोई वो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है जहां की यह एक सामाजिक कुरीति है। इसको हमारी पार्टी मानते हैं कि इसको सामाजिक कुरीति है और इसको कर्ब करना चाहिए। इसके लिए अगर किसी तरह का कोई और मैकेनिज्म हो, अवेयरनेस का हो, या कोई जैसे किसी तरह का साइकोलॉजिकल साइकेट्रिक असिस्टेंस है, उस तरह के सामाजिक कुरीतियों को, अग्रवाल साहब, यानी आप ये कह रहे हैं कि आपकी पार्टी से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर मानती है क्या? नहीं, ये सामाजिक कुरीतियां मानते हैं हम। जो समाज में कई तरह की कुरीतियां चली आ रही होती है, कई लोगों उसका जो कंपल्शन भी है, नेचुरल इंस्टिंक्ट भी, इसमें यह बात नहीं है कि कहीं भी ये कोई कह देगा कि मेडिकली ये प्रूव्ड है कि इट इज ए डिस्टॉर्शन। ये बात नहीं है, मेडिकली साइंटिफिकली प्रूव नहीं हुआ है कि ये नेचुरल इंस्टिंक्ट नहीं है। तो इस तरह की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझते हुए एक समाज में के लिए इस एक न्यूट्रल स्टैंड लेना चाहिए। अगर साइंटिफिकली प्रूव हो जाए कि अननेचुरल है तब तो बात है, ऐसी कोई स्टडी नहीं हुई और कहीं भी वर्ल्ड में कहीं ये प्रूव नहीं हुआ है कि नहीं। यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना अग्रवाल साहब। मुझे लग रहा है, मुझे मैं समझ सकता हूं आप इस मुद्दे पर संभल कर बोल रहे हैं, क्योंकि सरकार और आपकी पार्टी की जो राय है वो आपको रखना है यहाँ पर व्यूअर्स के सामने। सुरेंद्र राजपूत साहब, ये मजबूरी है क्या? इसीलिए हम उन लोगों की आवाज बुलंद करने से हिचकते हैं थोड़ा। हालांकि 2 एडल्ट अगर अपने बेडरूम में क्या कर रहे हैं, 4 दीवारी के अंदर क्या कर रहे हैं, इससे किसी को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट का ही साल 2017 का फैसला जब हम उठाकर देखते हैं तो वो राइट टू प्राइवेसी का कि उसमें जो बात कही गई थी कि भाई सेक्सुअल प्रेफरेंस जो है उसमें सरकार का दखल नहीं हो सकता। तो ये सारी बातें मैं पांडे जी से भी इसका जिक्र करूंगा, लेकिन पार्टीज क्यों इस पर खुलकर अपनी राय नहीं रख पा रही हैं आज के ऐसे खुले माहौल में भी? क्योंकि 1861 से लेकर 2018 तक गंगा में बहुत पानी बह चुका है। अब तो खुलकर बात करनी चाहिए हमको इस पर। स्पष्ट रूप से समीर भाई 2 इश्यूज हैं। नंबर 1 कानूनी पक्ष है, नंबर 2 सामाजिक पक्ष है। नैतिक पक्ष अपनी जगह पर है, नैतिकता की अपनी परिभाषाएं हर एक की अपनी अलग अलग हो सकती हैं। कानूनी पक्ष में हम बहुत स्पष्ट रूप से एक बात साफ कहते हैं कि इस धारा में क्रिमिनलिटी की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। ऐसी कोई जगह नहीं होनी चाहिए जिसमें कि आप उनको सजा दे दें, जेल कर दें। सामाजिक पक्ष में आप उनको समझा करके, बुझा करके, एक मुहिम चला करके आप उस पक्ष को अपने पक्ष के साथ जोड़ने की बात कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अनैतिक और नैतिक की जो परिभाषा है एक बड़ी बहस होनी चाहिए, सामाजिक रूप में होनी चाहिए, इसमें राजनीतिक रूप में नहीं। राजनीति भी समाज नीति का एक बड़ा छोटा सा हिस्सा है, राजनीति बड़ा हिस्सा नहीं है। हमारा बहुत स्पष्ट मत है इस पर कि किसी भी पक्ष में, चाहे वो डिसऑर्डर में हो, चाहे वो उनकी अपनी सूचना हो या उनका अपना जो भी रंग वेशभूषा हो, उस हिसाब पर आप डिस्क्रिमिनेट ही नहीं कर सकते हैं, उनको सजा नहीं दे सकते हैं, ऐसा हमारा मानना। 1861 का कानून है, इस पर पुनर्विचार की सख्त आवश्यकता है। और ये जो संवैधानिक बेंच बैठी है इस पर हमें पूरा भरोसा है कि ये उचित निर्णय लेगी, और जो भी ये निर्णय लेगी उसको हम सर्वमान्य तरीके से मानेंगे। ये भाजपा, कांग्रेस, सपा या बसपा का मामला शायद नहीं है।
लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि कम से कम बीजेपी और कांग्रेस जो दो बड़ी नेशनल पार्टीज हैं वो इस मामले पर अपना रुख तो क्लियर करें। अब सुप्रीम कोर्ट से फैसला हो जाएगा तो फिर क्लियर तो हो ही जाएगा कि क्या इस देश में होगा क्या नहीं होगा। लेकिन सेक्शन 377 को स्क्रैप करना रुख तो क्लियर आपकी पार्टी चाहती है या नहीं चाहती है? राजपूत साहब, मैंने तो आपसे कहा ना कि जो धारा 377 का जो फैसला है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार कर रहा है। उस पुनर्विचार का हम स्वागत कर रहे हैं। 377 जो है विक्टोरियन काल का प्रोविजन है। आधुनिक दुनिया में, आधुनिक भारत में 21वीं सदी में क्रिमिनल की कोई इसमें जगह नहीं है। इसमें आप सजा या उसको जेल में बंद करने के प्रावधान का हम विरोध कर रहे हैं। ठीक बात है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, 10 सेकंड में यही बात आप कह सकते हैं जो क्रिमिनल क्लॉज है उसके खिलाफ है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, क्रिमिनलिटी का कोई औचित्य अभी नहीं लग रहा और इसको जरूर एड्रेस करना चाहिए। दूसरी बात है, ये राइट टू प्रिवेसी की बात नहीं है। इज इट साइंटिफिकली कोई ऐसा नहीं है कि ये नेचुरल इंस्टिंक्ट नहीं है या मेंटल डिसऑर्डर है या बीमारी है, इस तरह का कोई साइंटिफिकली प्रूफ या कुछ नहीं है। तो जो आज तक की सिविल सोसाइटी है उसमें इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा कि ये क्रिमिनलिटी का बात नहीं है और ये राइट टू प्रिवेसी वाली भी बात नहीं है, जहां पर इसकी सामाजिक कुरीतियां हैं उसकी क्रिमिनलिटी का जो क्लॉज है उस पर बातचीत होनी चाहिए, वो खत्म होना चाहिए। कुल मिलाकर ये राय आपकी नजर आ रही है। जज साहब हमारे साथ बैठे हैं, सीबी पांडे साहब। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो कॉन्ट्राडिक्शन की बात हो रही है ना, अगस्त 2017 का सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला था, राइट टू प्रिवेसी पर फैसला सुनाते हुए कहा गया था कि किसी भी शख्स का सेक्सुअल ओरिएंटेशन जो होता है वो उसका निजी मामला है, वो उसका प्राइवेट मामला है और सरकार इसमें दखल नहीं दे सकती। दूसरी तरफ सेक्शन 377 जिसमें एक बेडरूम के अंदर, चारदीवारी के अंदर कोई अडल्ट लोग अपनी मर्जी से क्या कर रहे हैं इसके आधार पर 10 साल की सजा का प्रावधान। क्या ये दोनों बातें एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रही हैं? और क्या इस बात का ख्याल सुप्रीम कोर्ट कल अपने फैसले में रखेगा? नहीं, इसी बात के ख्याल करने के लिए ही ये रीहेयरिंग हो रही है इस पूरे मैटर में, अन्यथा इसकी जरूरत नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले ही दिल्ली हाई कोर्ट का जो फैसला 2009 में आया उसमें उन्होंने कहा कि ये जो होमोसेक्स 377 जो है वो अल्ट्रा वायलेंस है, संविधान के खिलाफ है, वो फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, इसलिए उन्होंने खत्म कर दिया था। यह मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको हियर किया दिल्ली हाई कोर्ट के मुकदमे को, वर्डिक्ट को, और उन्होंने कहा नहीं, ये अभी देश के ये जो लोग जो हमारे देश की मॉरलिटी है उससे उसको भी देखा जाएगा, क्योंकि देखिए फंडामेंटल राइट जो है ना वो सब्जेक्ट टू द मॉरलिटी है, आपके एब्सोल्यूट राइट नहीं है फंडामेंटल राइट। एक बात मैं बहुत क्लियर करना चाहता हूँ, इसको समझने की भी जरूरत है कि जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट है सब कहीं न कहीं रेगुलेटेड है, कहीं डिसेंसी से, कहीं मॉरलिटी से, कहीं लॉ एंड ऑर्डर से, वो उसमें लिखा हुआ है कि ये अगर इसके लिए अगर उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाना है तो लग सकता है। तो इसलिए वो उन्होंने कहा कि ये अभी हमारे मॉरलिटी के खिलाफ है, इसलिए हमको 377 में जो प्रोविजन है उसमें वैलिड प्रोविजन है, उसको अल्ट्रा वायलेंस नहीं घोषित होना चाहिए, पलट दिया। लेकिन जो आप दो मुकदमे उसके बाद आए और दोनों इंपॉर्टेंट है, एक ट्रांसजेंडर का मुकदमा आया, उसमें उन्होंने कहा कि ये जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है ये फंडामेंटल राइट है। उसी तरह ये राइट टू प्राइवेसी वाले मैटर में भी आया कि जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन मतलब अगर किसी के अंदर सेक्स की भावना मान लीजिए अपोजिट सेक्स पर नहीं है बल्कि होमो सेक्स की तरफ है, तो ये उनका एक फंडामेंटल राइट है, उसको आप रोक नहीं सकते। तो जब फंडामेंटल राइट अगर है तो आप उस पर रिस्ट्रिक्शन कैसे लगा सकते हैं? और अगर उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाकर उसको पेनल सेक्शन में क्रिमिनलाइजेशन में मान रहे हैं तो वो गलत है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट उसको रीहेयर कर रहा है कि क्या ऐसा है। तो अब ये रीहेयरिंग में ये सारे इशू उठेंगे कि जब एक तरह से दो जजमेंट में आपने कह दिया कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, अब ये अगर ये सेक्सुअल ओरिएंटेशन है तो फिर आपको अब जो रेगुलेट करने का प्रोविजन है 377 तो रेगुलेट ही कर रहा है ना, उसको प्रोवाइड करके पनिशमेंट कर रहा है। उसे रेगुलेट करने के प्रोविजन में क्या एजिटी जो प्रोविजन होना चाहिए या उसको कुछ उसको और सॉफ्ट करना चाहिए या सिर्फ फाइन वाइन टाइप में कुछ करना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट इन एस्पेक्ट में रखेगा। लेकिन अब यह है कि अब जहां तक लॉ
और मॉरलिटी। समीर तो भाई देखिए एक बात है, लॉ सुप्रीम कोर्ट में इधर लॉ डेवलप इस तरह भी हो रहा है कि एक तरह से स्ट्रिक्टली लॉ, लेकिन धीरे धीरे मॉरलिटी का भी एक कंसेप्ट जो है इस देश में, क्योंकि हमारे देश में एक फैमिली सिस्टम है, बहुत फैमिली में बताइए मॉरलिटी के नाम पर बड़ी मॉरल पुलिसिंग भी हो रही है सर। उस मॉरलिटी के नाम पर बड़ी मॉरल पुलिसिंग भी हो रही है। हाँ, ये यही सवाल आज सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया। मुकुल रोहतगी साहब ने यही सवाल उठाया कि भाई नैतिकता के मायने क्या हैं? 1861 में क्या थे, आज 2018 में क्या है? तो वक्त बदल रहा है, हमें भी बदलना होगा। कहीं ना कहीं ये बात कही गई है। डॉक्टर एच.एस. रावत साहब जी, वक्त बदल रहा है, बदले हम, या वही 1861 में अंग्रेज जो बताकर चले गए कि ऐसा करो और 10 साल के लिए जेल भेज दो ऐसे लोगों को, वही अभी भी चलता रहेगा? देखिए, या बदलने के लिए तैयार होंगे हम? इस्लाम की शुरुआत जब हुई थी तो अल्लाह की कुरान आई थी। सर आप तो हिंदू, एक मिनट सुन लो, मैं हिंदुओं पे भी आऊंगा। मौलाना रशीदी साहब बैठे, बुरा मान तो जाएंगे। नहीं हाँ। उन्होंने इसको जघन्य पाप बोला जी, और हमारे भी शास्त्रों ने इसको जघन्य पाप बोला है। हाँ। दोनों ही धर्म या कोई भी धर्म कर्म की थ्योरी पे चलता है। ये एक हीनियस और जघन्य क्राइम आता है, पाप आता है। अगर मान लो इसको आप सजा से फ्री कर देते हैं, हाँ, सोसाइटी के हिसाब से, समाज के हिसाब से कोई भी कानून बनता है, चाहे सुप्रीम कोर्ट का बने, चाहे हाई कोर्ट का बने, कोई भी होगा, हाँ, क्योंकि जनता को देखते हुए इसको बनाया जाता है। अगर मान लो ये भय खत्म हो जाता समाज के अंदर, अब मान लो पिता पुत्र के अंदर इस तरह का संपर्क हो गया, उसमें कोई सजा तो है नहीं, और इस तरह का जो क्राइम इतना बढ़ना शुरू हो जाएगा, या माँ बेटी का अगर इस तरह का कहीं आचरण देखने को मिल गया, आपने अलग ही अलग नहीं, पिता पुत्र नहीं, ये होता है, ये होता है। हाँ। आपके पास केस आते हैं, हाँ। आप अगर क्राइम पेट्रोल देखें या दूसरे भी देखें, इस तरह के केस सामने आते हैं, और स्टूडेंट और टीचर का भी होता है। वहां आप क्या करेंगे? अभी कितने बच्चों के साथ हॉस्टल में इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है। अभी अगर ये सर आप मिक्स कर रहे हैं, दो चीजों को आप मिक्स कर रहे हैं। सोडोमी बिल्कुल अलग चीज है, उसके लिए सजा है। अगर कोई शख्स, सुनिए मेरी बात सुन लीजिए, अगर कोई शख्स किसी की इच्छा के विरुद्ध, यानी उसकी इजाजत के बगैर, उसकी मर्जी के बगैर उसके साथ ऐसे रिलेशन बनाता है, तो उसे रेप कहा जाता है, उसे बलात्कार कहा जाता है। वो चाहे लड़का लड़के से करे, लड़का लड़की से करे, या अपने किसी बूढ़े के साथ करे, किसी जवान के साथ करे, उससे मतलब नहीं है। रेप की अलग धाराएं हैं, 376 उसके लिए है। जब लेकिन 377 चल रहा है, कोई रिलेशन मर्जी से चल रहा है, हाँ, उसमें आप क्या करोगे? वो क्राइम चल रहा है और घर वालों को पता है कि मतलब करना जरूरी है उसमें। अगर कोई मर्जी से तो कर रहा है, मतलब सोसाइटी में गंद फैल जाएगा, और समाज में गंद फैल जाएगा, धार्मिक स्थितियां खराब हो जाएंगी। इसलिए जो हमारे पहले जमाने के नियम बने थे, बड़े सोच समझ के बने हुए थे, और इसमें अच्छा, पहले के जमाने में नहीं होता ही चाहिए। पहले के जमाने में नहीं होता था ऐसा? नहीं, पहले के जमाने में तो सख्ती होती थी, बहुत सख्तियां और कानून थे बहुत सख्त। अच्छा, इसलिए मैं ये चाहता हूं कि ये अनैतिक है। हाँ, ये महाभारत काल के शिखंडी का जिक्र हुआ है आज यहाँ, महाभारत काल के शिखंडी का जिक्र हुआ है, तो आप अपने वेद पुराण के आधार पर बताइए, वेद पुराण के ज्ञान के आधार पर बताइए कि शिखंडी के खिलाफ उसके सेक्सुअल रिलेशनशिप को लेकर क्या कार्रवाई हुई, क्या एक्शन हुआ? तो शिखंडी तो आप इंडियन कल्चर की बात कर रहे हैं ना। शिखंडी क्या कोई किसी के साथ होमोसेक्स रिलेशन में थे क्या? हाँ, ये कौन कहता है कि महाभारत की जिसने बात की है, वो एक उनके अंदर इस तरह का एक डिफेक्ट था, तो ऐसे तो होते रहे, वो एक अलग बात है। लेकिन जहां रिलेशन में होना डिफेक्ट गलत बात है, डिफेक्ट वो गलत है, वो सोसाइटी के लिए हानिकारक है बहुत ज्यादा। हाँ। इसलिए उस समय जो कानून बनाए गए थे वो बहुत सोच समझ के बनाए गए थे। हाँ। हमें अपने जजों पे बड़ा यकीन है, हमारे विद्वानों पे हमें यकीन है, शास्त्रों पे यकीन है। इसलिए इस धारा 377 के अंदर जो सजा का प्रावधान है, हाँ, वो सोसाइटी के हित में है। अच्छा। और जो आजकल के लोग जो इसको लेके जाना चाहते हैं, हाँ, जो इंटरनेट के थ्रू सोसाइटी को खराब कर रहे हैं, हाँ, उसके लिए मैं बताना चाहता हूं, ये इंटरनेट का जमाना जरूर आ गया है। अच्छा, लेकिन सोसाइटी को खराब करने से बचाना होगा। ठीक है मौलाना रशीदी, आपको लगता है ये सेक्शन 377 जो है, इसी ने हमारी सोसाइटी को सुधार के रखा हुआ है? अगर ये खत्म हो गया तो सोसाइटी बिगड़ जाएगी, आप भी मानते हैं क्या ये? नहीं समीर भाई, बात ये नहीं है कि 377 ने सुधार के रखा है। बात ये है कि हिंदुस्तान का अपना एक कल्चर है, एक सभ्यता है, एक मोरालिटी है हमारे समाज की। हमारे समाज में ये चीजें अच्छी नहीं मानी जाती। आप देखिए, नेचर से छेड़छाड़ है ये। अगर खुदा और भगवान है जिसने हमें पैदा किया है, उसने जो जेंडर बनाए हैं, एक औरत है एक मर्द है, अगर उसने ये चीजें बनाई हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक तो होगा ना। आप उस लॉजिक को कहीं ना कहीं खत्म करना चाहते हैं। सर, ये जो एलजीबीटी कम्युनिटी के लोग हैं, ये भी हमारे आप जैसे इंसान हैं सर। मेरी इच्छा, ये भी आप हमारे जैसे इंसान हैं।
और उनको भी खुदा नहीं बनाया है, भगवान नहीं बनाया है। नहीं, और जो कुछ उनका रुझान है, जो उनका सेक्सुअल रुझान है, वो भी खुदा की तरफ से ही दिया हुआ है। उससे कैसे आप इनकार करेंगे? ये कोई डिसऑर्डर नहीं है, पहले क्लियर हो जाइए। समीर भाई नहीं भाई, नहीं समीर भाई, नहीं समीर भाई, नहीं समीर भाई, ये खुदा ने नहीं दिया, ये इंसान की अपनी हवस है, ये इंसान की अपनी सोच है। खुदा और भगवान गलत रास्ते पर, गलत काम पर इंसान को नहीं ले जाता। जब उसने एक नेचर बनाया है, मर्द और औरत बनाया है, उसने इसीलिए बनाया है कि अगर आपको सेक्सुअल जरूरतें पूरी करनी है तो आप शादी कीजिए और अपनी जरूरतें पूरी कीजिए। अगर नेचर से हटकर कोई काम आप करेंगे तो कहीं ना कहीं खुदा और भगवान से बगावत की बात है। ये आप उसको ये नहीं कह सकते। अच्छा, यानी फिर तो आपके हिसाब से होमोसेक्सुअलिटी का वो भी खुदा ने डाल दिया, ट्रीटमेंट होना चाहिए था, वो भी खुदा ने। ये आप डिसऑर्डर बता रहे हैं। नहीं, मौलाना रशीदी साहब, आज आप सुब्रमण्यम स्वामी साहब की भाषा बोल रहे हैं और आप डिसऑर्डर बता रहे हैं, और बहुत हद तक रावत साहब भी ऐसा ही मानकर चल रहे हैं। तो मुझे बता दीजिए, कौन सा ऐसा मेडिकल ट्रीटमेंट है जिससे होमोसेक्सुअल को ठीक किया जा सकता है, उसे स्ट्रेट बनाया जा सकता है? क्यों नहीं बनाया जा सकता? अगर हमारे अंदर, हमारे समाज में इस तरह की कुछ चीजें हैं तो समाज सुधारक बहुत लोग हैं, उनको आगे आना चाहिए, हमारी सरकार को आगे आना चाहिए, और जो मजहबी रहनुमा हैं, मजहबी धर्म गुरु हैं, उनको आगे आकर बात करनी चाहिए। क्यों नहीं? सब कुछ हो सकता है। जब एक मजहबी रहनुमा क्या करेंगे इसमें? मजहबी रहनुमा क्या करेंगे रशीदी साहब? आप किसी भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से बात कर लीजिए। सुनिए ना रशीदी साहब, थोड़ा आगे बढ़े ना। अब हम यही सारी बातें हम दोहराते रहेंगे या आगे बढ़ेंगे? आप किसी भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से बात कर लीजिए, आप किसी भी साइकियाट्रिस्ट से बात कर लीजिए, समीर भाई, सबका यह मानना है कि यह कोई मेडिकल डिसऑर्डर नहीं है जिसे क्योर किया जा सके। और गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, यही सुब्रमण्यम स्वामी भी आपके बोल रहे हैं, आप ही की पार्टी के सांसद हैं। मैं कोट कर देता हूं, वो कह रहे हैं इट इज नॉट अ नॉर्मल थिंग, वी कैन नॉट सेलिब्रेट इट, इट्स अगेंस्ट हिंदुत्व। अब हिंदुत्व के खिलाफ कैसे हो गया ये बताइए सर? हिंदुत्व कहां से आ गया इसमें? और वो आगे कहते हैं कि वी शुड इन्वेस्ट इन मेडिकल रिसर्च टू सी इफ इट कैन बी क्योर्ड। गवर्नमेंट शुड कंसीडर हैविंग अ 7 और 9 जज बेंच। यानी वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये तो मेडिकल डिसऑर्डर है, क्योर हो सकता है, हमको रिसर्च करनी चाहिए कैसे उनका ट्रीटमेंट किया जाए। अग्रवाल साहब देखिए, हाँ देखिए, दो बातें हैं। अगर इसको आप केवल पर्सनल प्रेफरेंस मानते हैं लोगों की बाय चॉइस, तो वहां पे जब कानून आता है वह इसको कंट्रोल करने के लिए सक्षम है। अब बात यह है कि क्या ये नेचुरल इंस्टिंक्ट है या क्या यह केवल पर्सनल प्रेफरेंस है? इसके ऊपर अभी कोई साइंटिफिक कोई क्लैरिटी नहीं है। अगर ये नेचुरल इंस्टिंक्ट है तो फिर यह किसी को रोक नहीं सकते, आप क्रिमिनलिटी नहीं डिसाइड कर सकते। और अगर पर्सनल प्रेफरेंस के हिसाब से इसको लेते हैं, अगर यह डिसाइड होता तो फिर आप इसको कानून के तहत रोक सकते हैं। तो मेरे ख्याल से यह भी ग्रे एरिया है। और राजपूत साहब जवाब तैयार रखिए कि आप इसे नेचुरल इंस्टिंक्ट मानते हैं या पर्सनल प्रेफरेंस का मामला मानते हैं। जवाब तैयार रखिए। ठीक है अग्रवाल साहब, एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना पड़ रहा है कि आज के दौर में, क्योंकि 1861 का दौर अलग था, अंग्रेज जो बताकर गए वो अलग था, अब क्या खत्म होना चाहिए सेक्शन 377, इसी पर होगी बात। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन होते हैं हाजिर। तो क्या खत्म होना चाहिए सेक्शन 377, धारा 377? आज इसी पर हो रही है बात। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से सुरेंद्र राजपूत साहब मौजूद हैं। राजपूत साहब, ब्रेक से पहले गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब ने जिस बात का जिक्र किया कि इसे नेचुरल इंस्टिंक्ट माना जाए या पर्सनल सेक्सुअल प्रेफरेंस माना जाए, कांग्रेस पार्टी का क्या रुख है सर? देखिए, इसमें कांग्रेस पार्टी का बड़ा स्पष्ट रुख है कि जो हमारी संवैधानिक बेंच जो बहस कर रही है, उस बहस को जो भी उसका निर्णय आएगा उसका स्वागत किया जाना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, इसमें मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, मैंने पहले भी कहा कि आप इसमें सजा का प्रावधान बिल्कुल खत्म होना चाहिए, हार्श है, पहली बात। दूसरी बात, जो भी एच.एस. रावत साहब धर्मगुरु हैं हमारे, हम बड़ा सम्मान करते हैं व्यक्तिगत रूप से भी और सार्वजनिक जीवन में भी। इन्होंने दो बातें बड़ी ऐसी कही जो चुभ गई हैं अंदर।
भाई बहन, माँ बेटा या क्या ना बेटी माँ, इस तरीके की बातों को मुझे लगता है कि ये तो एक बियॉन्ड सोच है, ये हमारी सामाजिक संरचना की मूलभूत अवधारणा के मुखालिफ है। इसमें 377 का कोई मतलब नहीं है। इसके लिए तो बहुत स्पष्ट रूप से स्पष्ट कानून है, स्पष्ट धाराएं हैं, और ये इमोरल भी है, इनएथिकल भी है, और गैर कानूनी तो है ही है। तो इन सब चीजों को लेकर के 377 को बचाव में मत उतरिए, न 377 की इसमें बात कीजिए, क्योंकि हमारी सामाजिक वैल्यूज और पारिवारिक वैल्यूज और सांस्कृतिक वैल्यूज इतनी कमजोर नहीं है कि माँ बाप बेटा बाप या माँ बेटी इस तरीके की कोई सोच भी सके। कहीं पर ये जो बीमार लोग हैं, बीमार मानसिकता के और कुत्सित मानसिकता के लोग हैं, उनको तो समाज से आपको अलग करना ही पड़ेगा, उनको तो जेल में डालना ही पड़ेगा। तो रावत साहब, कृपया करके मेरी आपसे करबद्ध निवेदन है, जो बहुत इज्जत करता हूं मैं आपकी, इन बातों को हमारी मैथोलॉजी से मत जोड़ें। ये हमारा बड़ा स्पष्ट मानना है। रावत साहब देना चाहता हूं। रावत साहब एक बात और कह रहे थे कि गुरुकुलों का माहौल खराब हो जाएगा, कैसे सर बताइए? मैं आपको ये बता देता हूं कि जब आदमी के अधीन वासना नहीं होती है, गुरुकुल का माहौल कैसे खराब हो जाएगा? तो गुरुकुलों के अंदर, हॉस्टलों के अंदर जो बच्चे रहते हैं, वहां पर आप अगर हालात देखें, जाके एक बार सर्वे कर लीजिए, क्या हालात होते हैं। बच्चे आपसी रजाबंदी से वो ये काम करते हैं और बाद में उनको गिलानी फील होती है। आप कुछ नहीं कर सकते। अगर ये धारा समाप्त हो जाती है तो और ओपनली कर पाएंगे। और कई बार ऐसा होता है, जो टीचर वहां पर रहते हैं, वो टीचरों का और बच्चों के साथ उनका संबंध बन जाता है, वहां पर ये और बुरा हाल हो जाएगा। इसलिए मेरा ये था कि अगर भय रहेगा तो उसकी आड़ में जो अच्छे भले मानसिक रूप से स्वस्थ लोग हैं, वो ये गलत काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसके अंदर समाज को सही तरीके से रखने के लिए जरूरी है। यही तो नजरिया थोड़ा सा अलग करके देखने की जरूरत है, मुझे लगता है। वो भी स्वस्थ हैं, वो भी हेल्दी हैं। डॉक्टर से बात कीजिए, वो कहते हैं वो भी हेल्दी हैं, वो भी आप ही की तरह, हमारी की तरह ही हैं, वो कोई अलग नहीं है भाई। नहीं, देखिए यही पर आप डिफरेंस पैदा कर देते हैं ना, इसलिए आप अलग करके देखने लगते हैं। जानवरों के अंदर एक सेंस दिया है भगवान ने, को अपने आप अपनी जगह पे जाकर के संभोग करते हैं। इंसान के अंदर भी एक सेंस दिया है, इसलिए जो नेचुरल सेंस है भगवान का, उसके साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। जो चीज भगवान ने जिस जगह बनाई है, वो यथावत अंदर सेंस होता है हमारे अंदर। जानवर को नहीं पता होता संभोग कैसे करना होता है, लेकिन जैसे वो बड़ा होता है, वो उसी धारा में, उसी आसन में चला जाता है। तो मनुष्य के साथ भी वही है। इसलिए मनुष्य को जानवर के साथ, जानवर भी हमसे बेटर हो जाएगा अगर हम ये धारा खत्म कर देते हैं। तो मौलाना रशीदी, ये जो अलग करके देखने वाली जो धारणा है, जो विचार हैं, यही सब गड़बड़ कर रहे हैं क्या? बोलने की इजाजत दे दीजिए। ठीक है, राजपूत साहब बोल लीजिए, उसके बाद रशीदी साहब जी। समीर भाई, दो चीजें मैं आपको बताता हूं। एक सेकंड। कबीर का एक दोहा था कि, हाँ, कबीर का एक दोहा था समीर की, कामी कुत्ता 30 दिन अंतर भयो उदास, और कामी नर कुत्ता सदा 6 ऋतु 12 मास। अगर गुरुकुल में कामी नर है और कामी गुरु है, तो वो गुरुकुल तो है ही नहीं, वो तो कामकुल हो गया। मैं आपसे ये कह रहा हूं रावत साहब, हमारे गुरुकुल में भी और हमारी संस्कृति में भी और हमारे परिवारों में भी और हमारे अन्य धर्मों के दो राष्ट्रपति होमोसेक्स थे। निश्चित तौर पर अमेरिका के 2 राष्ट्रपति बहुत होमोसेक्स थे और दोनों मजबूत लोग हैं। के अंदर भी ये चीज आ सकती है। अच्छा ठीक है। और अगर वो कानून से बाहर कर दोगे तो ये 125 करोड़ को थोड़ी, अगर कोई राष्ट्रपति बनता है तो कितना इंटेलिजेंट आदमी होगा। 125 करोड़ लोगों के ऊपर आरोप मत लगाइए। क्यों नहीं बन सकता? एलजीबीटी कम्युनिटी के लोग जगह जगह बड़ी बड़ी पोजीशंस में काम कर रहे हैं। 125 करोड़ पर आरोप मत लगाइए। प्रकृति के विरुद्ध बात आई है, एक प्रकृति के विरुद्ध है, जो स्वस्थ आदमी होता है और एक मानसिक रूप से ठीक हो गई रावत साहब, राजपूत साहब, रावत साहब, राजपूत साहब करने वाले जो लोग, अच्छा ठीक है, वो समाज को विनाश करने वाले लोग हैं। चाहे भारतीय जनता पार्टी करे, चाहे कांग्रेस करे। अब रशीदी साहब का टाइम है, बिल्कुल नहीं करते। अब रशीदी साहब का टाइम है। रशीदी साहब अपनी बात रखिए, जो सवाल मैंने आपसे किया था। ये नेचुरल इंस्टिंक्ट तो मान ले हम पहले कि ये नेचुरल इंस्टिंक्ट है, कुदरती है। भाई दो बातें, नहीं समीर भाई, दो बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। एक धर्म से ताल्लुक रखती है, एक समाज से। धार्मिक रूप से जब मैं इसको देखता हूं, हमजिन्स परस्ती को, तो मोहम्मद साहब ने यह कहा है कि अगर कोई मर्द के साथ संभोग करता है तो जमीन और आसमान कांपने लगते हैं। यानी इतना बड़ा जुल्म है ये, इतना बड़ा गुनाह है ये कि जमीन और आसमान भी इससे थर्रा जाते हैं। और हमारे यहां कुरान में कौमे लूत का जिक्र है कि उस कौमे लूत के ऊपर वो बस्ती को पलट दिया गया बाकायदा,
उनके अंदर ये चीज पैदा हो गई थी, ये तो धार्मिक चीज है। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं, जब आप बार बार इस बात को कहते हैं कि बाय नेचर है, सेक्स बाय नेचर होता है, सेक्स की लाइन बाय नेचर नहीं होती, सेक्स की लाइन बनानी पड़ती है। कुछ लोग जानवरों के साथ भी संभोग करते हैं, कल वो भी खड़े हो जाएंगे कि साहब हमें भी जानवरों के साथ संभोग करने का जो है इजाजत दी जाए। तो आप इस लाइन को गलत मत ले जाइए, ये बाय नेचर नहीं होता, सेक्स बाय नेचर होता है। सेक्स को करने का तरीका इंसान खुद पैदा करता है, उसकी हवस को उजागर खुद इंसान पैदा करता है, जिधर उसका माइंड जाता है सेक्स उधर ही चल पड़ता है। ये सोचने की बात है। अगर आप इसको नहीं सोचेंगे और समाज में इन चीजों को इजाजत देते रहेंगे, जैसे रिलेशनशिप को इजाजत दे दी गई, अगर इस पहले कदम को ही हम रोक देते तो शायद ये चीज ना देखनी पड़ती। रिलेशनशिप को भी खत्म करना चाहिए, क्योंकि धर्म से और समाज से ये चीज कहीं ना कहीं बहुत दूर की चीज है। मैंने रशीदी साहब को इजाजत साइकोलॉजिस्ट कहीं ना कहीं पूरे समाज के ताने बाने को खत्म करने जैसा है। सबसे बात करने के बाद आपसे ये कहा है कि ये कोई मेडिकल डिसऑर्डर नहीं है, ये नेचुरल है, ऐसा डॉक्टरों का मानना है। अब कोई डॉक्टर हमारे पैनल में नहीं है, इसलिए मुझे ये बात खुद से कहनी पड़ रही है। समीर भाई, ठीक है समीर भाई, लेकिन ऐसा है तो हम उसको मान लें। कम से कम हमारा जो मेडिकल साइकोलॉजिस्ट आज के इस दौर में हम उसको तो मान के चले ना। ये मेडिकल डिसऑर्डर है समीर भाई। अरे डॉक्टर होता तो हम उनसे बहस करते। समीर भाई, अगर कोई व्यक्ति आकर के समीर भाई, साइकोलॉजिस्ट अगर धर्म को पढ़ ले, 500 वो ये बातें ना खाने की बात करते हैं, साइकोलॉजिस्ट को धर्म को पढ़ना नहीं है, इस व्यक्ति को गोबर खा सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है? बोलिए बोलिए रशीदी साहब, क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि साइकोलॉजिस्ट जो लोग हैं, अगर वो धर्म को भी पढ़ लें, साथ साथ साइकोलॉजी के साथ साथ धर्म को भी पढ़ लें, तो फिर वो इस तरह की बातें ना करें। मेरा मानना यह है कि सेक्स पावर जो है इंसान में बाय नेचर होती है, और सेक्स को यूज करने का जो तरीका है इंसान खुद पैदा करता है, चाहे वो उसको जायज कर ले या ना जायज कर ले। ठीक है गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, क्या यही वजह है क्या? क्योंकि अभी भी हमारे जो समाज की सोच है वो बदलने का नाम नहीं ले रही है। एलजीबीटी कम्युनिटी के अधिकारों को लेकर, उनके राइट्स को लेकर जो तमाम बहस होती हैं, अभी भी हमारा समाज मानने के लिए तैयार नहीं है कि दरअसल ये नेचुरल है। यही वजह है क्या कि कहीं ना कहीं वोट बैंक की भी परवाह करनी पड़ती है पॉलिटिकल पार्टीज को, इसलिए राय साफ नहीं निकल कर आ पाती? नहीं, देखिए ये नेचुरल है या नहीं है, या तो साइंटिफिक रिसर्च ही प्रूव करेगा, डॉक्टर्स ही कह सकते हैं, ना मैं कह सकता हूं, ना आप कह सकते हो। तो यह नेचुरल इंस्टिंक्ट नहीं है, ऐसा कोई रिसर्च नहीं है। दूसरी बात है पर्सनल प्रेफरेंस की, जहां तक बात है कि ये पर्सनल प्रेफरेंस में जरूर चॉइस होती है कि समाज में आप रहेंगे तो पर्सनल प्रेफरेंसेस को आपको सबवर्ट करना पड़ता है, क्योंकि वह दूसरे की प्राइवेसी या किसी को इन्फ्रिंज ना करे। तो मुझे लगता है कि यह म्यूचुअल कंसेंट की भी यहाँ पे बात है, प्रिवेसी की कोई बात ऐसी नहीं है कि यह राइट टू प्रिवेसी को इन्फ्रिंज कर रहा है। तो फिर जब ऐसा जब कॉन्फ्लिक्ट है अभी, नहीं ऐसा और क्यों नहीं? धर्म के आधार से जरूर मॉरलिटी में ऑर्थोडॉक्स का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सुनिए समीर भाई, राइट टू प्रिवेसी को लेकर जो फैसला है वो ये कहता है कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन नहीं, एक मिनट मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। निजी मामला है, उसमें सरकार दखल नहीं दे सकती। यहां पर दखल अंदाजी हो रही है या नहीं हो रही है सर? नहीं ऐसी देखिए समीर भाई, अगर राइट टू प्रिवेसी के अंदर लेंगे तो सरकार राइट टू प्रिवेसी एब्सोल्यूट नहीं है। राइट टू प्रिवेसी दूसरे के पर्सनल प्राइवेसी को इन्फ्रिंज करती हो तो राइट टू प्रिवेसी नहीं है वो लॉ में। तो राइट टू प्रिवेसी एब्सोल्यूट राइट नहीं है, इसलिए वहां पे नहीं है। यह बात केवल इस बात पे डिपेंड करती है कि क्या ये नेचुरल इंस्टिंक्ट है या बाय पर्सनल प्रेफरेंस है। तो इसलिए जब तक ये प्रूफ नहीं हो जाता कि ये नेचुरल इंस्टिंक्ट नहीं है, तब तक इसको आप क्रिमिनलिटी नहीं कर सकते। दूसरी बात आपको यह भी बता दें कि कुछ जैसे क्रिश्चियन, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी या मुस्लिम्स लोग में यह बैन या इसको मतलब उनके धर्म के कानूनों में या कहीं ना कहीं शरिया वगैरह में लिखा हुआ है, मेरे ख्याल से, मुझे पक्का नहीं पता, लेकिन जहां तक मैंने सुना है कि वह वहां पे यह चीजों को अलाउड नहीं है। तो यह जो उनके पर्सनल लॉज हैं, इन सब के कॉन्फ्लिक्टिटी जब है इसमें, तो क्रिमिनलिटी कैसे डिक्लेयर कर सकते हो आप? तो यह जो बात है ना, इसको आप सामाजिक कुरीति के रूप में तो हम मान रहे हैं,
सामाजिक कुरीति है, अच्छी चीज नहीं है, इनको लोगों को रोकना चाहिए, अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए। एक समाज में एक मानसिक विकृति भी पैदा हो सकती है, ये सबके इसमें चांसेस हैं, इसलिए इसको सामाजिक कुरीति के रूप में ही देखना चाहिए। क्रिमिनलिटी तो एकदम ये बात होती है कि आप 100% श्योर हैं बियॉन्ड डाउट कि इट्स ए क्रिमिनल एक्ट, तभी आप उसको क्रिमिनलिटी कर सकते हैं। अभी जब तक आप इसको क्रिमिनलिटी प्रूव नहीं, बियॉन्ड डाउट कैसे कर रहे हो क्रिमिनलिटी है ये? तभी तो हाई कोर्ट ने भी फैसला दिया। तो इसलिए मुझे लगता है कि यह डिबेट का विषय है, लेकिन क्रिमिनलिटी बियॉन्ड डाउट नहीं प्रूव हो रही इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, क्रिमिनलिटी का जो क्लॉज है उसको लेकर पांडे साहब बहुत तरह के मसाइल हैं, और हम कहीं ना कहीं अगर अदालतों की ही बात करें तो दिल्ली हाई कोर्ट का 2009 का जो फैसला था वो तो सरासर कहता था भाई कि यहाँ क्रिमिनलिटी क्लॉज जो है वो होना चाहिए। 10 साल की सजा का जो प्रावधान है उसे कैंसिल कर दिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसे 2013 में बहाल कर दिया, यानी क्रिमिनल क्लॉज जो था उसे सही ठहराया। फिर उसके बाद रिव्यू पिटीशन दायर होती है, वो रिजेक्ट हो जाती है, फिर क्यूरेटिव पिटीशन दायर होती है, उस पर अब सुनवाई हो रही है। तो कितनी उम्मीद करें कि भाई एलजीबीटी कम्युनिटी जो सालों से डिमांड कर रही है उसकी इस बार कुछ सुनवाई हो पाएगी, उनको कुछ राहत मिल पाएगी? क्योंकि एक आरोप यह भी है उनका सबसे बड़ा कि सेक्शन 377 के नाम पर पुलिस सबसे ज्यादा अजियत देती है, सबसे ज्यादा परेशान करती है पुलिस। देखिए समीर जी, वो तो एक अलग बात है कि पुलिस परेशान करती है, उसके बेसिस पर तो कोई कानून की वैधता दिखी नहीं जाएगी। वो तो मिसयूज कर रही है, मिसयूज करने के कारण वो नहीं देखना है, उससे नाते कानून को नहीं आता है। लेकिन इसमें जो दो बात है, देखिए इस सेक्सुअलिटी को दो ढंग से देखना। एक सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, अगर आप वो किसी भी व्यक्ति को अगर उसका सेक्सुअल ओरिएंटेशन है तो वो इंस्टिंक्ट है, उसको तो आप बदल सकते नहीं। तो ये तो बात अब सुप्रीम कोर्ट ने 2 फैसले में क्या मान्यता दे दी कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन इज आल्सो ए फंडामेंटल राइट। तो ये बात तो तय हो गई कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन इज ए फंडामेंटल राइट। तो इसलिए अब उससे जब फंडामेंटल राइट आप कह देंगे तो इतना 10 साल की सजा, और ये तो मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट के लिए मुश्किल होगा कि आप उस प्रोविजन को अपहेड करना, क्योंकि वो सेक्सुअल ओरिएंटेशन। लेकिन दूसरा जो एस्पेक्ट है, एक सेक्सुअल ओरिएंटेशन तो एक बात है, लेकिन सेक्स को जो अल्टरनेटिव सेक्स के रूप में जो लोग बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं वो होमोसेक्सुअल नहीं है, वो अल्टरनेटिव सेक्स है, वो बाइसेक्सुअल है। समझ लीजिए वो आदमी और स्त्री का भी सेक्स के रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, और ये जो है वो इसको एक ऑप्शन के रूप में इसको भी रखते हैं। तो ये जो ऑप्शन के रूप में रखना है ये तो एक गलत बात है ना, क्योंकि आप उसमें एक इंस्टिंक्ट नहीं है, ये तो आपका वो जिसको कहते हैं कि ये आपका सेक्सुअल डिजायर अपना आपने उसको बढ़ाया। तो और कि यहाँ भी सेक्स करो, यहाँ भी सेक्स करो, जहां भी मिले वहां सेक्स करो, तो ये लोग तो समाज में विकृति पैदा करेंगे ना। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस मैटर में अगर बहस करे तो देखे कि जो एक्चुअल, अब उसके लिए चाहे उनका मेडिकल सिस्टम लगाएं कि एक्चुअल कौन है जो सेक्सुअली ओरिएंटेड है, उसको हम नहीं, उसके लिए कोई विकल्प है हमारे पास तो उनको तो अलाउ करना पड़ेगा। लेकिन जो लोग मजे मस्ती के लिए करते हैं, जो लोग ऑप्शन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे लोग हैं, मैं क्या बताऊं, इसमें जितने ग्रुप है उसमें जितनी आबादी वो बहुत कम लोगों की है जो सर, लेकिन ये पता कैसे चलेगा? मैं ये कह रहा हूँ अभी जो मौजूदा कानून है मैं बता रहा हूँ सेक्शन 377 के हिसाब से किसी भी जांच टीम को, इन्वेस्टिगेटिव टीम को ये पता कैसे चलेगा सर कि 2 अडल्ट लोग 4 दीवारी के अंदर क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? नहीं, ये करना और उसके बिना पर सजा फिर मुकर्रर हो, ये पता ही कैसे चल सकता है? मैं ये सवाल कर रहा हूं, ऐसे केसेस तो बहुत कम होंगे ना जिनमें सबूत भी होगा। उदाहरण दूं जी प्लीज। नहीं, आपको एक उदाहरण दूं मैं। जेल में जितने लोग हैं, सबसे ज्यादा होमोसेक्सुअलिटी के केसेस जेल में आ रहे हैं। ये इसलिए नहीं आ रहे हैं कि वो लोग वो सेक्सुअली ओरिएंटेड है, जेल में इसलिए आ रहे हैं कि उनको सेक्स करने के दूसरे मीन्स नहीं है। तो अब उन लोगों को अगर आप वहां अलाउ करेंगे तो पूरा का पूरा जेल भी वो तो सेक्स के लिए फ्रीडम उनको मिल जाएगा, सब उसी सेक्स में इन्वॉल्व हो जाएंगे। इन एस्पेक्ट में सोच रहा है ना, तो अब वहां कोई सेक्सुअल ओरिएंटेशन नहीं है। इस तरह से बहुत सारी जगहें हैं, जैसे हॉस्टल को भी, हॉस्टल में भी है, वो लड़के सेक्सुअली ओरिएंटेड नहीं है, लेकिन उनको अगर आप फ्रीडम दे देंगे तो छोटे छोटे बच्चे जो 17-18 साल के, उनको सेक्सुअल फीलिंग होगी, तो चलो उन्होंने कहा कि चलो सब इसका। तो इस एस्पेक्ट को भी सीखना पड़ेगा। आप चाहें तो इसको 2 क्लास में डिवाइड कर दें,
एक वो क्लास जो वास्तव में सेक्सुअली ओरिएंटेड है, और दूसरा क्लास वो जो सेक्सुअली ओरिएंटेड नहीं है लेकिन इस तरह के सेक्स में इन्वॉल्व हो रहा है, तो उनको आप रिस्ट्रिक्ट करिए और पनिशमेंट थोड़ा इतना सीरियस पनिशमेंट नहीं करिए, पनिशमेंट इसको कम करिए। ये तो 10 साल बहुत ज्यादा है, उसको आप मानते हैं, दो कैटेगरीज में फिर डिवाइड करना होगा। फिर जो लॉजिक आपने दिया था अपनी बातों में, कहीं ना कहीं पांडे साहब उसको थोड़ा एंडोर्स करते हुए भी नजर आ रहे हैं। मैंने तो इसलिए कहा कि जजों का दिमाग जो होता है वो बहुत तेज होता है, कानून बनाने वालों का भी दिमाग तेज होता है, वो योग टाइप से देखते हैं और धर्मगुरु योग की तरफ से देखते हैं। मैं पांडे जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं, और ये और ज्यादा बढ़ जाएगा। अभी क्या है, बहुत सारे जो लेस्बियन हैं वो पहले लेस्बियन थे, बाद में माँ बाप की मर्जी से शादी कर दी गई, पत्नी के साथ उनका अटैचमेंट नहीं है। अगर इस प्रकार की अगर उनको लगा तो वो पत्नियों को छोड़ करके उधर चले जाएंगे। हमारे पास इस तरह के केस आते हैं, उनको निपटाते हैं हम। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं। राजपूत जी, इसको ध्यान के साथ सोचना और योग से सोचना को आप भी ज्ञानी आदमी हो, और इसका विरोध करो। कम से कम ये सजा का प्रावधान रहना चाहिए, कम करो ज्यादा करो, होनी जरूर चाहिए। लेकिन जो मिसयूज हो रहा है, नाइंसाफियां हो रही है, वो कैसे बंद होगा? रशीदी साहब बताइए, और थोड़ा सा नाइंसाफियों की तरफ भी अपना ध्यान ले जाइए। समीर भाई नहीं, समीर भाई एक बात बताइए, एक आदमी को रेप करने की आदत है और उसको पुलिस परेशान करती है, वो कहेगा जी मुझे पुलिस परेशान कर रही है रेप करने की वजह से, ये मेरी सजा खत्म हो जानी चाहिए, मुझे इजाजत मिल जानी चाहिए। रेप से कैसे मिलाया जा सकता है? भाई रेप से कैसे मिलाया जा सकता है? यहाँ पर जो दो एडल्ट्स कर रहे हैं वो रजामंदी से कर रहे हैं, वो रजामंदी से कर रहे हैं ना, रेप से कैसे मिलाया जा सकता है? समीर भाई, यही तो सबसे बड़ी तोहमत है एलजीबीटी कम्युनिटी के ऊपर। मेरा सुन तो लीजिए ना। अरे भाई, रेप भी तो एक कुरीति है, रेप भी तो एक कुरीति है, वो भी उसकी तरफ अपने माइंड को लेके जाता है, जैसे ये लोग लेके जाते हैं वो भी लेके जाता है। तो आप, और ये भी क्राइम है, इसको भी 10 साल के लिए क्राइम माना गया, जेल में डाल रहे हैं इसको भी, तो कहीं ना कहीं समानता है उसमें। मेरा मानना यह है कि जब देश के कानून ने उसको गलत माना है तो आपको इजाजत किसने दी है कि आप साथ रहिए? उन चीजों को बढ़ावा देने के लिए देश में कहीं गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, कहीं गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, धर्म के रूप से भी, समाज के रूप से भी, और किसी भी तरह से इन लोगों को इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहता हूं 10 साल के बजाय 20 साल की सजा हो, और ऐसे आदमियों को सजा दी जाए तो लोगों के सामने सजा दी जाए। बहुत अच्छी बात है। और बढ़ा दीजिए सर, उम्र कैद कर दीजिए, फांसी की सजा दे दीजिए, सबकी डिमांड कर दीजिए। इन्हीं लोगों के लिए सबसे बड़े क्रिमिनल यही हो रहे हैं। सोसाइटी को सबसे ज्यादा खतरा इसी कम्युनिटी से है आपके हिसाब से। बिल्कुल, समाज को दूषित करेंगे ये लोग, समाज को दूषित करेंगे, और इसकी वजह से जो हिंदुस्तान एक संस्कृति का देश है, ये एक समाज का देश है, दुनिया को इन्होंने ज्ञान दिया है, वहां अगर इस तरह की क्रूरती आ जाएंगी तो मुझे लगता है हिंदुस्तान में फिर यही कहा जाएगा कि ये भी यूरोप बन गया है। इसलिए अपने धर्म का फैलाव, अपनी संस्कृति का फैलाव हमें बचाव रखना चाहिए। साहब, इतने बड़े बड़े अपराधी घूम रहे हैं जेल में, लोगों को गैंगस्टर गोली मार दे रहे हैं, वहां पर यूपी में जमकर रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, लोगों की हत्याएं हो रही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा खतरा जानते हैं सोसाइटी को किससे है? इसी कम्युनिटी से है सर। समीर भाई, वो सरकार की फेल्योर है। नहीं, वो सरकार यही तो समाज की सोच है ना, वो सरकार की फेल्योर है, समाज की सोच है। और सुप्रीम कोर्ट ने जब इस हियरिंग को सुनने का फैसला किया, इसकी सुनवाई का फैसला किया, तब इन नाइंसाफियों को ही ध्यान में रखा है। ये सबको पता होना चाहिए। राजपूत साहब बोलिए। नहीं, देखिए, मैं पहली बात तो मैं एच.एस. रावत जी को बहुत स्पष्ट बता दूं कि जो अभी सी.वी. पांडे साहब ने कहा वो हमारे पूरे ख्यालात के बिल्कुल सही तरीके से कहा। क्रिमिनल्स को आपको अलग करना होगा, जिसकी नेचुरल स्टिक्स है उसको आपको अलग करना होगा, और कहीं ना कहीं आप जो क्रिमिनल्स हैं, जो रेप कर रहे हैं, रेपिस्ट हैं, इस तरीके के गुरुकुल में, एक मिनट रावत साहब, पहचानने के तो बहुत तरीके हैं। एक तरफ तो हम कहते हैं कि हमारी संस्कृति इतनी जी सुनिए जवाब सर मेरी बात तो सुन लीजिए। मैंने तो कहा ना, मैं तो आपके बीच में बोला नहीं, मेरी 2 मिनट बात सुन लीजिए। मैं आप ही की बात कह रहा हूं। जी। एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि हमारी संस्कृति इतनी मजबूत है कि इसमें किसी भी तरीके की दूषित होने की गुंजाइश नहीं है। हमारा अपना सिस्टम इतना अच्छा है, हमारे गुरुकुल पद्धति इतनी अच्छी, पारिवारिक पद्धति इतनी अच्छी है। अगर हम उसको सांस्कृतिक रूप से मजबूत करें और सामाजिक रूप से मजबूत करें तो इन कानूनी बाध्यताओं में जो होने वाली डिस्क्रिपेंसी है, कानून को लेकर के, कानून के भय को दिखा करके, जिस तरीके से जो ओरिजिनल लोग हैं, जो बेचारे परेशान
परेशान होते हैं, उनके लिए अगर आप कोई वो करते हैं तो मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, हमारी जो सामाजिक संस्थाएं हैं, पारिवारिक संस्थाएं हैं, आप जैसे समाज के आगू लोग हैं, रशीदी साहब जैसे आगू लोग हैं, अगर ये सामाजिक जन जागरण करते हैं और निश्चित तौर पर हमारे परिवारों को अपने संस्कारों की ओर ले जाते हैं, तो इसमें तो हमें खुशी होगी और आपके साथ में काम करने में हमें पूरी पार्टी सहित हमें खुशी होगी। इसको लेकर के हम थोड़ी कुछ कह रहे हैं, हम तो आपकी ही लाइन को आगे ले जा रहे हैं। लेकिन जो लोग इस अवसाद से या इस चीज से ग्रस्त हैं, उनको लेकर के आप 10 साल और 20 साल की सजा मत दीजिए, लेकिन गुरुकुलों में तो बहुत स्ट्रिक्ट कानून बनाइए। जिस गुरु ने ये कुत्सित हरकत की हो उसको तो फांसी पर लटकाइए, राजपूत जी, उसको तो फांसी होनी चाहिए। बताना जो माँ बाप या बाप बेटा इस तरीके की हरकत करे उसको तो फांसी होनी चाहिए। बनाने के लिए, बचाने के लिए मेरी बात आप समझिए। मेरा जो सीवी पांडे जी ने कहा है, वो सीवी पांडे जी की बात का अक्षरशः पालन होना चाहिए, लेकिन बिल्कुल उनकी चिंता है, बिल्कुल जायज है। कानून के हिसाब से राजा भोज या इस तरीके ये अपराधियों की श्रेणी में ऐसे लोगों को रखना कहां तक उचित है जो इस विकार से या इस मनोवृत्ति से ग्रसित है। समीर भाई 30 सेकंड, समीर भाई 30 सेकंड ये है। और बाकी बोलिए रशीदी साहब, समीर भाई 30 सेकंड मुझे रशीदी साहब बोलिए, साहब के पास जाऊंगा जी। रशीदी साहब, आप लोगों का है और हम आपके साथ हैं, सबकी जिम्मेदारी है सर, हमारे अपने लोग हैं, उनको अलग करके कैसे देख सकते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं जी, नहीं, मैं ये कहना दोनों नेताओं के साथ हैं, हमारे धर्मगुरुओं के अगर साथ दफा 377 आप खत्म करेंगे तो 376 भी खत्म करना पड़ेगा आपको। क्यों नहीं, 377 अगर आप खत्म करेंगे तो 376 भी खत्म करना पड़ेगा। बिल्कुल गलत कह रहे हैं, वो भी इसी कैटेगरी में एकदम गलत कह रहे हैं रशीदी साहब, एकदम गलत कह रहे हैं। 376 वो कह देंगे हम तो लेस्बियन है, हम तो कह देंगे लेस्बियन है। 376 में फांसी होनी चाहिए, मैं आपका विरोध करता हूं। कैसे कह देंगे आप? वो कह देंगे हम तो लेस्बियन है। 376 अगर उन्होंने कह दिया हम लेस्बियन है तो कैसे दे देंगे? अरे भाई, एक रजामंदी होती है, एक जबरदस्ती होती है, कैसी बात कर रहे हैं? लेस्बियन है तो आप कैसे फांसी दे देंगे? मेरी एक बात का जवाब दे दीजिए आप। 376 को कैसी बातें कर रहे हैं? कंफ्यूज कर रहे हैं आप, कंफ्यूज कर रहे हैं। नहीं, राजपूत साहब 376 को स्क्रैप करने का यहाँ कोई सवाल नहीं आप पैदा गलत होता। कर रहे हैं राजपूत साहब, आप इसका समर्थन करके गलत कर रहे हैं। ना कोई समर्थन नहीं कर रहा है। समर्थन करना है या विरोध करना है ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। मैंने आपको लेस्बियन डॉक्टर की राय बता दी, और मेडिकल साइंस वो भी लेस्बियन में आता है, नहीं किया जा सकता, वो भी लेस्बियन में आता है, नहीं कर सकता 21वीं सदी के इस दौर में। अब कांग्रेस के मुंह में तो सुनना पड़ेगा। कांग्रेस को तो इसलिए रास्ता निकाल लिया मुखालफत करने मेरा का। दोनों पार्टियों से है। अग्रवाल साहब तो हमारी लाइन पर में। राजपूत साहब आपसे मेरा एक सवाल है। अग्रवाल साहब कैसे आपकी लाइन पर? नहीं, मेरा दोनों पार्टियों से एक सवाल है। आप बड़ी जिम्मेदार पार्टियां हैं। राजपूत साहब सुन लीजिए, अगर दो पार्टियों के अध्यक्ष, अगर दोनों अध्यक्ष है पार्टियों के और दोनों लेस्बियन है, अपनी मर्जी से दोनों रहना चाहते हैं, क्या आप उनके अंडर काम करना चाहोगे दोनों? अरे चलिए, इस नहीं, जवाब देना पड़ेगा इनको, जवाब देना पड़ेगा। सोसाइटी से जुड़ा हुआ मामला है कि अगर दो पार्टियों के अध्यक्ष और वो लेस्बियन हो। चलिए, ये हाइपोथेटिकल सवाल है, वक्त खत्म हो गया। ऐसा आएंगे तो आपके और हमारे साथ के इतने लोगों के भेद खुल जाएंगे कि आपको भी परेशानी होगी और हमें भी परेशानी होगी। अगर इतना व्यक्तिगत बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस मामले की सुनवाई के लिए वक्त दिया है। आज सुनवाई हुई, फिर कल भी सुनवाई होगी। अब उम्मीद की जानी चाहिए कि कम से कम जो सोशल सिक्योरिटी एलजीबीटी कम्युनिटी के लोग डिमांड कर रहे हैं इतने सालों से, वो उन्हें मिल पाए, ताकि उनका जो शोषण हो रहा है वो खत्म हो, जो अत्याचार उनके ऊपर हो रहा है पुलिसिया, वो खत्म हो, और कहीं ना कहीं सोसाइटी को लेकर जो सवालात हैं उनके भी जवाब लोगों को मिल पाए। उम्मीद करते हैं फैसला ऐसा ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, शब बखैर।